न कर रो कर जीवन को, दुखी न कर रो कर जीवन को, हंस हंस कर वरदान बना। घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना। जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना। जीवन को मुस्कान बना, 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 जीवन को मुस्कान बना। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। या फिर ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। सामीन, जब ये गाने रेडियो सेट के ज़रिए आप तक पहुंचते हैं तो यकीनी तौर पर आप एक खूबसूरत दुनिया का तसव्वुर करते होंगे। और वैसे भी कुदरत ने ऐसे बेशुमार नज़ारे हमको अता फरमाए हैं जिन्हें हम अपने नग्न आँखों से देखते हैं और एक खूबसूरत दुनिया में जीते हैं। सोचिए कितनी अनमोल वस्तु है आँखें, मालिक का दिया हुआ इतना सुंदर तोहफा जिससे हम सारी दुनिया को देख सकते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जो कुदरत के नज़ारों का आनंद लेते हैं। लेकिन वहीं दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लोग दुनिया के इन खूबसूरत नज़ारों को केवल मन की आंखों से देखते हैं। और विपरीत परिस्थितियों में भी जिसने जीना सीखा और मन की आंखों से दुनिया के इतने खूबसूरत नज़ारों को देखने वाले एक खूबसूरत शख्स का नाम है ऋषभ अग्रवाल। जीवन को मुस्कान बना, जो इस धारावाहिक के आज के हमारे मेहमान हैं। ऋषभ, सबसे पहले हम आकाशवाणी रामपुर के इस धारावाहिक में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि ऋषभ अग्रवाल का जो ख़ानदान है, उसकी पैदाइश है, वो कहाँ की है? राजेश्वरी जी, मेरी पैदाइश बरेली की है। बरेली में एक कालीबाड़ी क्षेत्र में एक अग्रवाल फैमिली में मैंने जन्म लिया। अच्छा, ये किस सन की बात होगी? ये होगी 87 में। अच्छा, कालीबाड़ी में आपके जो ख़ानदान के लोग थे, आपके बाबा, आपके दादा, वो शुरू से वहीं रहते थे या फिर कहीं और भी आपका ख़ानदान? नहीं, वो शुरू से वहीं रहते थे, कालीबाड़ी पे ही शुरू से रहे हम लोग, और आज भी कालीबाड़ी पे ही रह रहे हैं अभी। ऋषभ, ईश्वर न करे कि जो हादसा, जो वाक़या आपके साथ गुजरा है, ये आँखों की जो आपकी परेशानी रही है, ये समस्या कब पैदा हुई? हाँ जी, ये जन्म से ही थी। और मैं तो मतलब मेरे को तो इससे नॉलेज भी, जन्म से ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। शायद पेरेंट्स ने हर जहाँ भी जैसा भी अपने हिसाब से अच्छा ट्रीटमेंट ऑल इंडिया मेडिकल में भी मेरा चला, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं तो छोटा था उस टाइम में। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे को इस बात का पता हुआ। तो शुरू में थोड़ी हेजिटेशन लगती थी कि कैसे होगा, क्या करेंगे हम, लेकिन नहीं, फिर पेरेंट्स ने, मेरे गुरु लोगों ने मुझे हौसला दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा ऋषभ, जाहिर सी बात है हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका प्यारा प्यारा सा जो बेटा है, उसका जो लाल है, वो हर तरह से स्वस्थ हो, अच्छा हो, सुंदर हो, हाथ पाँव से भी अच्छा हो, आँख कान सारे उसके बिल्कुल स्वस्थ हों। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब आपने होश संभाला तो ये दुनिया आपको अंधेरी नज़र आई। माँ बाप ने बहुत कोशिश की, आपके यार दोस्तों ने, आपके गुरुजनों ने आपको जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, और उसी का नतीजा है कि आज आप इस स्तर तक आ चुके हैं और आकाशवाणी के माइक्रोफोन के ज़रिए अपने तमाम श्रोताओं से रूबरू हैं। ऋषभ, जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे जी, कुछ याद है? कैसा लग रहा था? कौन छोड़ने आया था आपको? किसके साथ आप स्कूल गए? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा मेरे को छोड़ने गए थे स्कूल तक। मेरे को लगा कि शायद प्रिंसिपल ने भी ये कहा, मेरे को भी लगा कि बच्चे डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरे को फेस करना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे कुछ कहते भी हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब पढ़ाना है तो फिर पढ़ना है। तो ये सोच के मैं आगे बढ़ा, स्कूल में गया। लेकिन शायद बच्चों ने भी ऐसा कुछ मेरे संग नहीं करा और अच्छे से फ्रेंड्स सर्किल मेरा बना और सब मेरे को हेल्प करते थे, टीचर्स भी हेल्प करते थे और बच्चे भी। तो इसी प्रकार धीरे धीरे प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, आगे की पढ़ाई के लिए जाहिर सी बात है हर स्तर पर आपको थोड़ा सा दिक्कत तो रही होगी। बिल्कुल।
तो कैसे फेस किया उसको? हाँ जी, हाई स्कूल लेवल और इंटर लेवल तो वैसे भी यूपी बोर्ड से किया है मैंने। थोड़ा मुश्किल होता है, दिक्कत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हम लोग को उसमें राइटर की हेल्प मिलती है। एग्ज़ाम टाइम में अटेंडेंट यानी कि राइटर दिया जाता है, तो उसमें मेरे को बड़ी दिक्कत आती थी। कई बार ऐसा होता था कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है या एग्ज़ाम्स में 5-10 मिनट लेट भी हो जाता था। लेकिन फिर भी बस वो ये कि नहीं करना है, मेरे को शुरू से था नहीं, मैं अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ूंगा और करूंगा। मेरा शुरू से ये एम था कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है। जनरल पर्सन व्यक्ति तो कर ही लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने के बाद भी अगर कुछ करता हूँ तब मेरे लिए आगे इम्प्रूवमेंट मेरा है और मैं अपनी मेहनत से ही अपने आगे बढ़ूंगा और अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। अच्छा, अब मम्मी पापा का व्यवहार तो जाहिर सी बात है, उनके तो आप प्यारे प्यारे बेटे हो। अच्छा, परिवार में बाकी लोग जो हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जब आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आ गए होंगे तब तो आपको समझ भी रही होगी जी कि कौन मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। अच्छा, इस लेवल पे कभी कोई दिक्कत आई हो तो उसका जिक्र करें। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि सभी तरीके के लोग होते हैं रिलेशन में भी, और लेकिन कई बार मेरे को प्रॉब्लम भी आती थी ये कि भाई स्कूल जाना है तो फिर पेरेंट्स छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन स्कूल में कई बार दिक्कत आती थी। कई बार ऑटो वाला नहीं आया मान लीजिए, या फिर तो कई बार मैं निराश होता था, नहीं कैसे करूँगा मैं, या नहीं हो पा रहा है। लेकिन नहीं, फिर मेरे फैमिली वाले कहते थे नहीं अरे प्रॉब्लम तो आएंगी, उसमें कोई बात नहीं, वो सबके संग आती है, अगर तुम्हारे संग आ रही है तो उसमें क्या दिक्कत है, और नहीं तुम्हें जाना है करना है। तो शुरू से शायद ऐसा हौसला रहा, तो इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आगे बढ़ता रहा और आज यहाँ तक फिर मैंने ग्रेजुएशन बरेली कॉलेज बरेली से किया है। स्नातक स्तर पर जो आपके विषय रहे हैं वो कौन कौन से थे? जी, वो तो जनरली थे, खैर हिंदी, इंग्लिश और म्यूज़िक, सोशलॉजी। अच्छा, ये संगीत जो आपका विषय रहा है ऋषभ, क्योंकि 7 सुरों में एक सुर है ऋषभ। जी सर। संगीत तो जाहिर सी बात है कि आपके खून में आया है। आपके माता पिता ने बहुत खूबसूरत नाम आपको दिया है जी। ऋषभ, तो वो सुर तो आपके अंदर आना ही था। अच्छा, संगीत का ये जो रुझान हुआ, परिवार में भी कोई ऐसा माहौल है या फिर केवल ऋषभ को ही ये शौक हुआ? नहीं, मेरे परिवार में कोई माहौल नहीं है ऐसा, लेकिन शुरू से जब मैं छोटा था सुनता था, रेडियो सुन रहा हूँ या एफएम सुन रहा हूँ या टेप सुन रहा हूँ, तो शुरू से रहता था कि नहीं मैं भी कुछ करूँगा म्यूज़िक में, या मुझे भी इंटरेस्ट था। तो प्रारंभिक शिक्षा में ही जब एक टीचर पढ़ाने आते थे घर पे, तो उनसे ही मेरी ऐसी बात हुई कि मैं म्यूज़िक सीखना चाह रहा हूँ, कोई अगर आपके नॉलेज में हो तो आप बताइए। तो उन्होंने ही एक टीचर मेरे को एक से बात कराई टीचर से, तो वो ही मेरे घर पे शुरुआत से सिखाने आते थे। अच्छा। और म्यूज़िक की शिक्षा जब प्रारंभ हुई तो मेरे को खुद नहीं पता था कि म्यूज़िक में ही मेरा कैरियर बनने वाला है, बल्कि बस मेरे को शौक था कि नहीं मेरे को सीखना है। और मेरे को खुद लगता था कि जब वो बताते थे तो शायद उस टाइम समझ में भी नहीं आता था ये क्या बताना है या क्या है। छोटे थे, मेरे ख्याल 8-9 साल का मैं होऊंगा, तब से म्यूज़िक की स्टार्टिंग मैंने करी। वाह वाह, ये तो ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है ऋषभ आपके ऊपर कि आपने संगीत को सहारा बनाया और आज उस मकाम को हासिल किया उस संगीत के बदौलत कि आज वो आपका करियर है। जी। संगीत की जो तमाम विधाएं हैं, नृत्य है, गायन है, वादन है, इसमें कौन सी विधा को आपने चुना? गायन, वैसे मेरा सब्जेक्ट गायन है शुरू से, लेकिन गायन के साथ साथ वादन और गायन दोनों ही मैंने करे। अच्छा, पहली बार आपने अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में या किसी वैवाहिक समारोह में या किसी स्कूल के समारोह में कार्यक्रम ज़रूर प्रस्तुत किया होगा। वो पल कैसा था, वो लम्हा कैसा था, उसको भी शेयर करें हमारे साथ। जब मैंने म्यूज़िक की शुरुआत करी, संगीत की शुरुआत करी, तो मेरे टीचर्स ने एक प्रोग्राम था, तो सबसे पहले मैंने भजन गाया था। लेकिन उस टाइम मेरे को खुद नॉलेज इतनी नहीं थी कि मैं कैसा गा रहा हूँ, लेकिन बस ये था कि गाने का शुरू से इतना शौक था कि मैं भी स्टेज पे गाऊंगा। सबसे पहले मैंने एक भजन गाया, तो लेकिन फिर भी भगवान के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से गा लिया। और उसके बाद फिर मैंने संगीत प्रभाकर का फॉर्म भरा, जो कि म्यूजिक संगीत का 6 साल का डिप्लोमा होता है। अच्छा। उसको कंप्लीट किया। वाह जी। इसके साथ साथ मेरे इधर बीए ग्रेजुएशन भी चलता रहा और वो भी चलता रहा। उसके साथ साथ ही मैंने संगीत मार्तंड की उपाधि ली और प्रयाग संगीत समिति से ही संगीत प्रवीण की उपाधि ली। वाह वाह जी। और इसके साथ ही इधर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से MA की डिग्री ली। वाह ऋषभ वाह। जी। तमाम लोगों की दुआएं, ईश्वर का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बराबर रहा तो आप ये सारा काम करते चले गए। अच्छा, वो भजन कौन सा था ऋषभ जो सबसे पहली बार आपने प्रस्तुत किया? हम चाहते हैं कि 2 लाइनें उस भजन की ज़रूर सुनाइए। प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो,
धरो मोरे अब गुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। ये भजन सबसे पहली बार मैंने गाया था। वाह, वाह। और मेरे को बहुत खुशी थी कि हाँ मैं स्टेज पे मंच पे पहली बार परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। वाह वाह। ऋषभ, उसके बाद आपके संगीत की ये अनवरत यात्रा जारी रही जी। और आज भी आप मौसीकी की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब करियर बनाने की बात आई जी। तो संगीत ने आपको कितना सहारा दिया? आपको क्या लगा कि मैं शुरुआत में शौक़ था मेरा और आज मैं करियर संगीत में चाहूँगा तो मुझे किस ढंग से मदद मिलेगी? इसमें कौन आपका मददगार साबित हुआ और कैसे आपने संगीत को करियर के रूप में ढाला? हाँ जी, शुरू में जब मैंने प्रभाकर का फॉर्म भरा था तो ये 6 साल का कोर्स होता है, मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद ही धीरे धीरे रास्ता बनती चली गई। मेरे फैमिली का तो सपोर्ट रहा ही, माता पिता के साथ साथ भाई बहन का भी सपोर्ट रहा। और उसी के साथ मैं प्रोग्राम में भी जाता था, जैसे भी पार्टिसिपेट, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता था जो भी कॉलेज में होते थे या कहीं अदर्स हो रहे हैं, किसी संस्था के थ्रू हो रहे हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता था। ट्रीटमेंट भी रहे, पेरेंट्स तो ट्रीटमेंट में लगे रहे। ऑल इंडिया मेडिकल में बहुत काफ़ी टाइम ट्रीटमेंट चला। उसके बाद जब सफलता नहीं मिली तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं, व्यर्थ का समय व्यस्त करना है, इसके साथ ही मैं अपना म्यूज़िक में कैरियर बनाऊँ। और धीरे धीरे मेरे गुरु लोगों का सपोर्ट भी अच्छे से मिलता रहा तो वो मेरे को आगे आगे संगीत मार्टन जैसे मैंने किया है या संगीत प्रवीण किया है, डिग्रीज़ के बारे में बताते रहे। उस हिसाब से मैं लोगों की हेल्प से आगे आगे बढ़ता रहा। और फिर मेरे को लगा कि नहीं, म्यूज़िक में ही मेरा एम है, उसी को मेरे को पूरा करना है। और आज भी मैंने UGC नेट का फॉर्म भरा है। अभी दिसंबर में एग्ज़ाम नई दिल्ली में दे के आया हूँ। वाह। PhD के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर चुका हूँ। ऋषभ, ये तो वो लम्हे हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी के जो शुरुआती दौर में जो परेशानियां झेली आपने, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की दुआओं से आपने उन सारी बाधाओं को पार किया और आज आप एक बहुत अच्छी मंजिल में हैं। हमारे रामपुर के जितने भी सम्मानित श्रोता हैं, प्यारे प्यारे सामीन हैं, ऋषभ वो जानना चाहते हैं कि इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय मैं बरेली में स्कूल है, इंटर कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और म्यूज़िक मैं बच्चों को अच्छे से सिखाता हूँ वहाँ पे। वाह। अच्छा, जब शौक़ आपका करियर में तब्दील हो गया और इस सारी दुनिया को आप अपने फ़न से, अपने कला से महसूस फरमा रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं, कैसा लगता है? ये सर बहुत खुशी होती है। मैं सोचता भी नहीं था कि शायद मैं भी कभी, जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था कि कैसे टीचर बनते हैं या कैसे पढ़ाया जाता है। मैं सोचा भी नहीं था कि कभी शायद मैं भी इस परिस्थिति के बावजूद भी वहाँ पहुँचूँगा और मैं भी बच्चों को सिखाऊँगा। आज जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ, उनके प्रोग्राम्स कराता हूँ तो बहुत खुशी होती है। और लोग भी उसके साथ साथ बच्चों के साथ में मेरी भी तारीफ़ होती है कि नहीं, अब प्रोग्राम अच्छा होता है तो बहुत खुशी होती है कि शायद मैंने सोचा भी नहीं था कभी जिस मुकाम पे आज मैं पहुँचा। वाह। अच्छा ऋषभ, संगीत की यात्रा के साथ ज़िंदगी में बहुत सारे मरहले ऐसे भी हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे मिलते हैं जो ज़िंदगी के मायने को बदल देते हैं। आपने समाज की मुख्य धारा में ख़ुद को जोड़े रखा है, उसके लिए बड़ा संघर्ष किया है और पग पग में आपको लोगों का जहाँ एक और साथ भी मिला, दूसरी ओर लोगों के कमेंट्स भी मिले होंगे कि भाई बेचारा, छोड़ो, क्या करना है, इस तरह के अल्फाज भी दुनिया ज़माने के निकलते हैं। उनसे लड़ते हुए आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अभ्यास कितना करते हैं, रियाज़ कितना करते हैं मौसीकी के लिए? देखिए, रियाज़ तो ज़रूरी है किसी भी फील्ड में आप देखिए, लेकिन म्यूज़िक में तो ख़ास तौर से रियाज़ के बगैर तो कुछ भी नहीं, चाहे गायन हो चाहे वादन नृत्य, तीनों विधाओं में रियाज़ तो ज़रूरी है। मैं भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है कोशिश करता हूँ अच्छे से रियाज़ करूँ। और इसके साथ ही अगर स्कूल में भी कभी फ्री होते हैं तो लगता है नहीं कुछ रियाज़ करेंगे। और बाकी स्टूडेंट टाइम में तो काफ़ी रियाज़ हम लोग 2-3 घंटे बैठ के करते थे। वाह। संगीत के क्षेत्र में आपके जो गुरु हैं जी, वो कौन हैं? प्रारंभ से ही मैंने डॉक्टर हेतु मिश्रा जी थी, उनसे ही प्रारंभिक शिक्षा ली। BA और प्रभाकर प्रवीण उन्होंने कराया। उसके बाद म्यूज़िक रीडर हैं डॉक्टर शशि शुक्ला मैम, उनसे मैंने MA की शिक्षा ली। और आज भी अगर कोई भी मेरे को दिक्कत आती है तो इन लोगों से ये मेरे को सॉल्व कराते हैं और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। संगीत की दुनिया में अगर हम बात करते हैं
गायन के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, आपका आदर्श आज की तारीख में, अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा गायक कलाकार ऐसा है जो ऋषभ का आदर्श है? फिल्मी दुनिया में तो ये गुलाम अली जी हैं और जगजीत सिंह जो गज़ल गायक हैं, इनकी गज़लें मैं अक्सर सुनता हूँ और मेरे को पसंद भी आती हैं। अच्छा, आजकल नौजवान जिस तरीके से गीत संगीत की सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, आजकल चल रहा है ये, ठीक है, और लोग पसंद भी करते हैं, आजकल के जो गाने हैं वो हैं, लेकिन मेरे को ये सब ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी कोई लाइफ नहीं है। संगीत तो एक साधना है, लेकिन आजकल तो लोगों ने संगीत को मनोरंजन का एक साधन समझ लिया है, और आजकल तो अच्छे से चल रहा है ये, वो सब पसंद भी करते हैं। निश्चित रूप से संगीत एक उपासना है, एक पूजा है, लेकिन मन की शांति के लिए, दिली सुकून के लिए किसी भी तरह का संगीत जो खुद को सुकून पहुंचाता है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। अच्छा, भजनों के अलावा आप क्या क्या गाते हैं? भजनों के अलावा मैं गज़ल भी गा लेता हूँ, गज़ल है, और क्लासिकल तो शुरू से बेस रहा ही है मेरा, तो राग है जितने, और फोक भी हमारा साथ म्यूज़िक में तो सभी कुछ कोशिश रहती है मेरी गाने की। अच्छा, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत ये तो है ही आधार संगीत का, और जो गीत और भजन है वो तो आप गाते ही हैं जी। अच्छा, इन सब में भी सबसे प्रिय आपका क्या है? इन सब में तो देखिए ऐसा है कि क्लासिकल राग जो हैं वही मेरे को प्रिय है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर बुनियाद अच्छी होगी तभी ढांचा अच्छा खड़ा हो पाएगा। वाह। यदि हम अगर एक इमारत भी बनाते हैं तो उसकी बुनियाद अच्छी है तभी वो आगे तक सक्सेस हो पाएगी, यही मेरा मानना है। अगर किसी भी स्टूडेंट की अगर मैं शिक्षा अध्ययन कराता हूँ, घर उसे देता हूँ, तो मैं उनसे पेरेंट्स से ही कहता हूँ कि आप पहले क्लासिकल की नॉलेज उसे दें, रागदारी संगीत जो हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है, और रागदारी संगीत ही कंपलसरी है हर इंसान के लिए। अच्छा, ऋषभ का सबसे जो प्रिय राग है, पसंदीदा राग है, वो कौन सा है? देखिए राग तो सभी प्यारे हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने एमए में गाया था वो मेरे को राग बिलासखानी तोड़ी, वाह, वो मेरे को काफ़ी पसंद है। अच्छा, हमारे सुनने वालों को अगर आप कोई बंदिश जो बिलासखानी तोड़ी में आपने कोई बंदिश की हो जिसे आप गाते हैं, अगर सुनाएंगे तो वो महसूस भी होंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। जी बिल्कुल। जगदम्बिका अंबिका जगदम्बिका अंबिका मरदनी अम्ब शुंभ निशुंभ गलमुंडमा अलिका जगदम्बिका अंबिका दुर्गे भवानी रानी दयानी सुर नर कीनी अभय राम रंग तेरो ही नाम कालिका जगदम्बिका अंबिका। वाह ऋषभ, वाह, बहुत सुरीला और बड़ा सुंदर गला है आपका। जाहिर सी बात है, शास्त्रीय आधार अगर मजबूत होता है तो गीत संगीत की जो खूबसूरती है, जो रौनक है, जो आत्मा है, वो बनी रहती है। अच्छा, लोक संगीत के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, लोक संगीत भी आजकल अच्छे चलन में है और चलना भी चाहिए। क्लासिकल रागदारी संगीत तो थोड़ा कठिन है, जो कि लोक संगीत तो थोड़ा सरल है, तो इसलिए लोक संगीत ही ज़्यादा पसंद ही आजकल लोग कर रहे हैं। और स्कूल कॉलेज में भी आजकल फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम रहते हैं, तो उसमें लोक संगीत ही आधारित रहता है। ऋषभ, हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि शुरुआत तो आपने बताई कि आपने स्कूल में जब भजन गाया तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, आपकी भी तारीफ़ हुई। उसके बाद आपका जो सिलसिला शुरू हुआ है, कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ और किन किन जगहों में आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उसका भी जिक्र करें। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में मैंने प्रोग्राम पेश किया, जो कि लखनऊ की है। लखनऊ में भी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। अच्छा। इसके साथ ही मैं जब मैंने प्रवीण किया तो वो हल्द्वानी से, उत्तरांचल से किया है। अच्छा। और एमए की शिक्षा मैंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एमपी खैरागढ़ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से ग्रहण की। और इसके साथ ही प्रोग्राम के लिए भी मैं जगह जगह अपने बरेली में ही और काफ़ी जगह जाता था, और लखनऊ भी कई बार आना हुआ।
तमाम जगह ऐसी थी जहाँ प्रोग्राम के लिए जाना होता था और जाते थे, गा के आते थे। ऋषभ, इतना सुंदर गाते हो आप। इस गले को अच्छा बनाए रखने के लिए, इतना अच्छा सुर लगाने के लिए क्या करते हैं आप? सर इसके लिए तो ऐसा है कि रियाज सबसे बड़ा है म्यूज़िक में। तो रियाज जितना हम रियाज करेंगे उतना गला मीठा और सुरीला रहेगा, और रियाज करना तो हमारे लिए कंपलसरी है ही। अच्छा, इसमें भोजन का कितना रोल है? नहीं, भोजन को तो ऐसा है कि खट्टी चीज़ें मना करी जाती हैं, खटाई ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, और बाकी तो ऐसा ऑयली ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप क्या क्या एहतियात करते हैं? मैं तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाँ ये कि यहाँ ठंडा ज़्यादा नहीं, ठंडा भी गले के लिए थोड़ा सूट नहीं करता है मेरे, और ज़्यादा ऑयली भी नहीं सूट करता है। तो ऑयली और ठंडा तो मैं अवॉइड ही करता हूँ ज़्यादातर। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं ऋषभ आपके इस वक्त? घर में तो मम्मी डैडी है और ब्रदर है, सिस्टर है। आपका कौन सा स्थान है? मैं सबसे छोटा हूँ। आए हाय आप सबसे छोटे हैं, इसीलिए सबसे प्यारे भी हैं। आपका कभी ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आपको ज़्यादा प्यार करते हैं? जी बिल्कुल। छोटा होने के नाते हैं। अच्छा, कभी बचपन में मम्मी पापा ने कभी डांटा हो, कभी पिटाई हुई हो? नहीं नहीं, मम्मी पापा ने कभी नहीं डांटा। कभी शैतानी तो की होगी ज़रूर लेकिन ऐसा नहीं, कभी नहीं डांटा। और आज भी, बचपन से लेकर आज भी सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और कोई मेरे को दिक्कत ऐसी नहीं है, ना कभी कुछ ऐसे डांटा। हालांकि भाई बहन कभी किसी ने कुछ भी नहीं मेरे से कहा। आपको क्या लगता है, वो वाकई आपको प्यार करते हैं या उनकी सिंपैथी आपके साथ में है? नहीं नहीं, प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, सिंपैथी के साथ साथ प्यार करते हैं। अच्छी बात है। अच्छा ऋषभ, चूँकि धीरे धीरे आप उम्र के अगले पायदान पर कदम रखते जा रहे हैं, जी, साल दर साल आप तरक्की भी कर रहे हैं और तरक्की के नए नए सोपान तय कर रहे हैं। ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के जो भी तरीक़े हो सकते हैं उनको अपना रहे हैं, और सबसे खुशी की बात तो यह है कि आपके परिवार वाले, आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके अहबाब सब आपको प्यार करते हैं, सब आपके लिए दुआ करते हैं। उनका शुक्रिया तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो अल्लाह का है जिसने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। जी बिल्कुल। भले ही आप अपने नग्न आँखों से इस दुनिया को ना देखते हों, लेकिन मन इतना खूबसूरत दिया है, इतना सुंदर दिया है कि सब कुछ आपको दिखाई देता है। कभी ज़िंदगी में इस बात का मलाल होता है कि काश अगर मैं देख सकता? कभी सोचा है ऐसा? नहीं सर, छोटा था तो लगता था कि कैसे क्या मैं आगे बढ़ूंगा या क्या करूंगा, परेशान रहता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा ये सफ़र आगे बढ़ता गया, क्वालिफ़िकेशन भी बढ़ती रही, उसके साथ साथ ये लगा कि ठीक है, जैसी खुदा की, भगवान की मर्ज़ी, उसी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढनी है मेरे को। और इसके साथ जैसे सफ़र मेरा बढ़ता चला गया, तो सब क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ अब तो मेरे को लगता है कि एक ऐसा मुकाम बनाऊं, जैसे आपने बताया अभी, कि ऐसा कुछ करूं कि लोग खुद मिसाल दें कि हाँ, एक ऋषभ अग्रवाल भी कोई है, जाने, मेरे को पहचाने। ऋषभ, अभी तक तो परिवार में आपके भाई, आपकी बहनें, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, सभी लोग आपके साथ हैं जी। अभी इसके बावजूद भी किसी की कमी लगती है? कभी कोई ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि मुझे किसी और साथ की भी ज़रूरत है? नहीं सर, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो बस ये लगता है कि पहले मैं अपने मुकाम तक पहुंचूं और उसके बाद ही ये सब किसी हमसफ़र की तलाश होगी। जी जी। अच्छा, वो ख्वाबों की जो मलिका होगी वो कैसी होगी? अभी तो उसके ऊपर है, जैसा नसीब में मेरे या भगवान ने लिखा होगा। कभी कोई रचना उसके लिए की है आपने? कभी कोई गीत अनजाने में गुनगुनाते हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी तो टाइम ही इतना नहीं शॉर्ट रहता है कि कॉलेज से आने के बाद भी घर पे भी क्लासेस लगती है मेरी। अच्छा, मम्मी पापा लोग कभी कुछ ऐसा जिक्र करते हैं? हाँ, मम्मी को टेंशन रहती है कि अब सिस्टर की मैरिज हो गई है और ब्रदर भी बड़ा है, उसकी मैरिज की बात चल रही है, तो मम्मी को टेंशन रहती है कि जल्दी से ब्रदर की हो जाए, फिर तुम्हारी भी कहीं ना कहीं। चलिए, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे और आप वो मंजिल भी हासिल करें जो आप सोच रहे हैं जी। अच्छा, अब आपकी वो रचना जिसने आपको वाकई अंदर तलक हिला दिया हो और लोगों ने बड़ा पसंद किया हो, किसी स्टेज पर अगर आपने गाया हो, किसी कॉलेज के फंक्शन में गाया हो, वो आप सुनाएं। ये मैं बनारसी दादरा एक सुना रहा हूँ आपको। डगर बिच
कैसे चलूं मगरों के कन्हैया बेपीर डगर बिच, कैसे चलूं मगरों के कन्हैया बेपीर डगर बिच, ऐसो नट खट मानत नाही, ऐसो नट खट मानत नाही, फाड़ दई रे मोर चीर री सखी रे मोहे रोके, ओ हो जी मोहे रोके, हाँ जी मगरों के कन्हैया बेपीर डगर बिच, कैसे चलूं मगरों के कन्हैया बेपीर डगर बिच। वाह ऋषभ वाह, बहुत सुंदर आपने ये दादरा प्रस्तुत किया। हमारे दोस्त आपसे मिलना भी चाहेंगे ज़रूर, और चूँकि ऐसी खूबसूरत शख्सियत, ऐसे संगीत की सेवा करने वाला ऐसा सेवक बड़ा मुश्किल से मिलता है। दुनिया ज़माने की बातों को एक तरफ रखते परंपराओं सिद्धांतों के साथ नवीनता का भी जो अपनी ज़िंदगी में शामिल करता हो, ये बहुत बड़ी कला आपको ईश्वर ने दी है। ईश्वर करे आप अपने मंजिल को हासिल करें। अच्छा, अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं, क्योंकि आप इतने सुंदर हैं, आपका शरीर इतना बढ़िया है, आपके छोटे छोटे बाल और प्यारा प्यारा चेहरा, इतनी सुंदर आपकी हाइट है, रंग गोरा है आपका, आपकी मुस्कान इतनी अच्छी है। ये सारी चीज़ों को ऋषभ मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। आपकी दिनचर्या क्या है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या क्या करते हैं, वो भी बताइए। मॉर्निंग में मैं सर सुबह 5 बजे उठता हूँ, और उठने के बाद मेरा रियाज़, सबसे पहले रियाज़ करता हूँ। उसके बाद फ्रेश होके ब्रेकफास्ट लेके कॉलेज का टाइम हो जाता है, कॉलेज के लिए जाना होता है। कॉलेज से वापसी आके फिर लंच किया, लंच के बाद फिर मेरी क्लासेस होते हैं, तो क्लासेस अटेंड करता हूँ। उसके बाद 6 साढ़े 6 के करीबन मैं फ्री रहता हूँ। वो टाइम मेरा फ्री होता है, चाहे उसमें टीवी देखूँ, चाहे घर पे मम्मी डैडी के साथ रहूँ, चाहे कहीं घूमने का, वो 6:30 से और 8:30 9 बजे तक का टाइम 2-2.5 घंटा फ्री रखता हूँ। वाह, अच्छा, यहाँ तक की प्लानिंग तो आपने सारे सुनने वालों तक शेयर कर ली है जी। आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? आगे की ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, म्यूज़िक में रिसर्च। अच्छा ऋषभ, जब आज पीछे की तरफ मुड़ के देखते हो अपनी ज़िंदगी को, बड़े संघर्षों के दिन आपने देखे हैं जी। कभी मलाल होता है किसी चीज़ का? हाँ, यकीन नहीं होता है कि शायद मैं इतना कुछ कर गया, और शायद अब सोचता हूँ तो लगता है पता नहीं कैसे मैंने कैसे ये फेस करा होगा या कैसे किया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, भूलता रहा, आगे बढ़ता रहा। वाह वाह ऋषभ, दिन भी अच्छे आते हैं, उनको सहन करना ज़रा सा मुश्किल ज़रूर होता है। आजमाइश दिल सख्त ही सही लेकिन, आजमाइश दिल सख्त ही सही लेकिन, ये क्या कम नसीब है कोई आजमाता है। अगर ईश्वर किसी आजमाइश में रखता भी है हमें, तो मुझे लगता है हम उसके और ज़्यादा करीब हो जाते हैं जी। अच्छा, अब दुर्भाग्य से कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा विद्यार्थी, महिला या पुरुष उस परेशानी से गुजर रहा हो जिस परेशानी से आप गुजरे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह संघर्ष कर रहे हैं, आपकी ही तरह ज़िंदगी जी रहे हैं? उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को आप किसी भी परेशानी का सामना करते हुए अपने मुकाम तक पहुंचना है। हमें दिक्कत आती है, हम लोगों के साथ भी आती है, ऐसा नहीं, लेकिन और जो जनरल इंसान व्यक्ति हैं उनके साथ भी आती हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए, देखिए मानव का जन्म है, संघर्ष तो होते ही हैं, दुनिया में संघर्ष ही सभी के साथ हैं, तो किसी न किसी रूप में हर इंसान संघर्ष करता ही है। उस संघर्षों को पार करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचना ही, आगे बढ़ना है और अपने मुकाम को प्राप्त करना है। संघर्षों के साथ जिंदगी को आगे लेके जाना है, ये जीवन है, इसका नाम संघर्ष है। ये कहना है ऋषभ अग्रवाल का। ऋषभ, ईश्वर करे आपकी लंबी उम्र हो और जो ख्वाब, जो ख्वाहिशें आपने अपने दिल में पाली हैं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ईश्वर उनको पूरा करे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे और बुलंदियों की उन हदों को छू के जाओ जहां आपने ख्वाब में भी ना सोचा हो।
ईश्वर आपकी मदद करे। थैंक यू सर। आप रामपुर रेडियो के इस धारावाहिक के मेहमान के तौर पर आज यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने तमाम सुनने वालों से रूबरू हुए। अपनी ज़िंदगी के दुख, अपने सुख, अपनी कल्पनाओं को, अपने सपनों को